हेलो गाइस, दिस इज मोती जैन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। ये क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी आए होंगे, जैसे इन भाई साहब के दिमाग में आ रहे हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है एंड अमेरिका में प्रेसिडेंट, लेकिन इंडिया में भी तो प्रेसिडेंट है। इन भाई साहब ने कहीं से सुना है कि इंडिया में प्रेसिडेंट रबड़ की मुहर के समान होता है, यानी रबर स्टाम्प होता है। अगर ये रबर स्टाम्प होता है तो हमने ये उपाधि बनाई क्यों है? बट टुडे वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी बेसिक जाननी चाहिए। सो इसके बेसिक को समझने के लिए हम चलते हैं उस टाइम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रही थी। तो संविधान सभा के सामने क्वेश्चन आया कि हमें किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना चाहिए। इसके लिए सभा ने बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन एवं उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा, तो उन्होंने पाया कि सामने दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलो हम दोनों को समझते हैं। गाइस, पहले हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं। इसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होते हैं। हेड ऑफ स्टेट का मतलब देश का प्रमुख एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब सरकार का प्रमुख। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो यूएसए के प्रेसिडेंट। और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब वी कैन से इन यूएसए डोनाल्ड ट्रंप इज हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण प्रेसिडेंट के पास होता है, मतलब प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा होता है। होप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन क्लियर टू यू। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग होंगे, लेकिन इसके भी दो पार्ट है, मोनार्क एंड रिपब्लिक। मोनार्क में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो मोनार्क होगा, मतलब महाराजा या महारानी होंगे, एंड ये पद वंशानुगत होगा, मतलब महाराजा की डेथ के बाद उसका वारिस हेड ऑफ स्टेट बनेगा। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में मोनार्क पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब वहाँ की महारानी एलिजाबेथ हेड ऑफ स्टेट है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ के प्रधानमंत्री है। एलिजाबेथ की डेथ के बाद उनका वारिस ही हेड ऑफ स्टेट बनेगा। जबकि रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होगा, मतलब वो किसी चुनाव को जीत कर ही हेड ऑफ स्टेट बनेगा एंड उसका कार्यकाल फिक्स रहेगा। जबकि एलिजाबेथ और यूके में हम देखते हैं तो उनकी कार्यकाल वंशानुगत होता है, वही हेड ऑफ स्टेट रहेंगे। अब संविधान सभा के सामने सवाल था कि हम किस व्यवस्था को अपनाएं। इसके बीच में आपको इस टाइम में भारत की कंडीशन भी बता देता हूँ। गरीबी, अशिक्षा और जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, आई मीन टू से अंग्रेज हमें पूरा निचोड़ के गए थे। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते तो तानाशाही का खतरा था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर एक ही इंसान में केंद्रित होता है। जैसे अपन यूएसए में देख सकते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल डोनाल्ड ट्रंप है, और हम लोग अंग्रेजों की तानाशाही पहले ही देख चुके थे। सो संविधान सभा ने इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार हो एज वेल एज स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इसलिए क्योंकि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग कार्यपालिका चाहिए थी। सो हमने पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम चुना, जिसमें हेड ऑफ स्टेट हमारा राष्ट्रपति होगा, जिसके चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट की तुलना अमेरिकन प्रेसिडेंट से करना अनुचित है, क्योंकि दोनों की उपाधि के अलावा कुछ भी समान नहीं है। वास्तव में हमारे प्रेसिडेंट की तुलना इंग्लैंड की महारानी से करनी चाहिए। इससे आपको ये पता चला होगा कि हमने प्रेसिडेंट की उपाधि किसके लिए बनाया है। अभी प्रेसिडेंट के पावर के बारे में संविधान के आर्टिकल को समझकर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 53(1) बोल रहा है कि सारी कार्यकारिणी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होगी। इसको समझकर ऐसा लगा कि सारी कार्यपालिका शक्तियां प्रेसिडेंट को दे दी हैं, लेकिन इसके नीचे जो आर्टिकल दे रखा है 74(1), उसमें ये लिखा है प्रेसिडेंट अपने फंक्शन यानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। आप 74(1) में वर्ड सेल देख सकते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट अपनी स्वविवेक से क्या कर सकता है? आंसर इज कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन इन तीनों एक्सेप्शन सिचुएशन में वो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करता है। फर्स्ट सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। बिल संसद से पास होकर प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए जाता है। प्रेसिडेंट उस अगर बिल को सही नहीं मानता है तो वो उसको लौटा सकता है वापस संसद को। अगर वही बिल संसद ने वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा, वो मानने के लिए बाध्य है। मगर राष्ट्रपति द्वारा लॉ को लौटाना अपने आप में मायने रखता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1997 में प्रेसिडेंट को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तब मंत्रिमंडल ने आगे निर्णय नहीं लिया। इस प्रकार बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार बच गई थी। दूसरी शक्ति है पॉकेट वीटो की। जैसा आप जानते हो, कोई भी बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उसको कितने भी समय तक अपने पास रोक कर रख सकता है। संविधान में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा है।
ये शक्ति मनी बिल में वो यूज़ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसको समझेंगे तो 1986 में प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह द्वारा राजीव गांधी सरकार में ये पावर यूज़ लिया गया था। उन्होंने बिल को 3 साल तक रोक के रखा, मतलब अपनी पॉकेट में 3 साल तक रोक के रखा। पॉकेट वेटो की शक्ति इंडियन प्रेसिडेंट के पास यूएसए प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का पावर है कि वो अपनी पॉकेट में किसी बिल को रोक के रख सकते हैं, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट संविधान ने स्पेसिफाई नहीं की है। थर्ड पावर है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज में। अगर किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो, राष्ट्रपति ही दलों को बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाता है। ये तो आप सबको पता होगा। आई होप योर ऑल क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।